हेलो दोस्तों। आरके लर्न्स पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम तो आपको पता ही है। तो आपकी केस स्टडी के सीरीज़ की आपकी लास्ट वीडियो है ये, जिसमें कि मैं आपको 12वें चैप्टर की केस स्टडी यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा और बताऊँगा कि किन बातों का ध्यान रखते हैं। वैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखते हैं केस स्टडी को करते समय। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, केस स्टडी पहले चैप्टर्स की नहीं देखी हैं, तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही है कि आज आपका 12वां चैप्टर है उपभोक्ता संरक्षण। तो चलिए आगे प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, मिस्टर दीपक ने एक नई मोटरसाइकिल 80,000 व उसके मित्र साहू ने एक नई कार 22 लाख की क्रय की। कुछ ही दिनों में यह देखा गया कि मोटरसाइकिल व कार दोनों ही दोषपूर्ण हैं। अब वे सोच विचार में हैं कि वह अपनी शिकायत कहाँ करें। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट क्या है? कीमत 80,000 और 22 लाख। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है, पैराग्राफ पढ़ लिया तब क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कि आप दोनों की समस्या का समाधान बताइए। ठीक है, तो जब चैप्टर में आपको 12वां चैप्टर पढ़ा रहा था तब उसमें आपके 3 टायर्स थे। ठीक है, समस्या के समाधान के लिए 3 टायर्स थे, जिसमें कि राज्य आयोग, ठीक है, जिला फोरम, राष्ट्रीय आयोग दे रखा था। तो उन तीनों को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केस स्टडी इन तीनों में से ज़रूर बनता है। जैसे कि यहाँ पर आपका 1 नंबर का ये बन गया, तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं है 1 नंबर का ही बने, 3 नंबर का भी इस पर बन सकता है। यहाँ पर छोटा प्रश्न था इसलिए 1 नंबर का बना है। तब आपको बताना है कि ये दोनों, इनको समस्या का समाधान देना, मतलब ये कौन से आयोग में अपने शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो जिला फोरम है वो कितने अमाउंट के लिए होता है? जिला फोरम 20 लाख तक का होता है। ठीक, और जो राज्य आयोग होता है वो 20 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक का होता है। और 1 करोड़ से जब ज़्यादा हो जाती है अमाउंट तो वो राष्ट्रीय आयोग में चला जाता है। और फिर कहाँ चला जाता है वो? कहाँ? राष्ट्रीय आयोग के बाद कहाँ जाता है वो? सुप्रीम कोर्ट जाता है। और कहाँ जाएगा? तो ये टायर्स हैं जो कि शिकायतों का निपटारा करती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इनको कहाँ कहाँ पर शिकायत करवानी चाहिए। तो जो मिस्टर दीपक हैं, इनको तो जिला फोरम में शिकायत करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका अमाउंट क्या है? 80,000 है, 20 लाख से कम है। ठीक है, अब चलते हैं मिस्टर साहू के पास। तो मिस्टर साहू को राज्य आयोग में करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो है 20 लाख से अमाउंट ज़्यादा है, तो इसलिए इनको राज्य आयोग में जाना चाहिए और मिस्टर दीपक को जिला फोरम में शिकायत दर्ज करवाना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न हो गया सॉल्व और इसके आंसर हमने लिख दिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका, मनीषा ने 15 लाख की, 15 लाख मेन पॉइंट, 15 लाख, ठीक है, कि एक नई कार क्रय की। कार क्रय करते ही उसे उसके इंजन में खराबी का पता चला। उसने तुरंत डीलर से संपर्क किया, लेकिन डीलर ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेन बात एक और है यहाँ पर, क्या किया? उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया उसने। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तब उसने अपनी शिकायत जिला फोरम में दर्ज की। ठीक है, अब क्या कर दी इसने? जिला फोरम में दर्ज कर दी शिकायत को। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जिला फोरम के निर्णय से वह संतुष्ट नहीं थी। इस फैसले की अपील उसने राज्य आयोग में की। अब इसने क्या कर दिया? राज्य आयोग में भी भाई कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। वह राज्य आयोग के फैसले से भी संतुष्ट नहीं थी। अब उसने राज्य आयोग के निर्णय को राष्ट्रीय आयोग के आगे चुनौती दी। मतलब कि अब इसने राष्ट्रीय आयोग में भी शिकायत कर दी। तो अब उसके आगे क्या है? मनीषा राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है। तो इसकी गाड़ी है 15 लाख की और इसने तीनों आयोगों में क्या कर दी? शिकायत दर्ज करवा दी और तीनों के फैसलों से ये क्या है? संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो अब प्रश्न पढ़ते हैं। बताइए, क्या मनीषा उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकती है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो अब आपको यह बताना है कि क्या मनीषा जो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकती है, शिकायत दर्ज करवा सकती है या नहीं करवा सकती। ठीक है, तो इसके सबसे पहले इस चीज़ के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें इसके अमाउंट को देखना पड़ेगा कि इसका अमाउंट कितना है। गाड़ी इसकी 15 लाख की है, तो 15 लाख के हिसाब से इसको कहाँ पर शिकायत दर्ज करवाना चाहिए? राज्य आयोग में कराना चाहिए।
अगर फिर भी राज्य आयोग में इसने कराया और इस राज्य आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय आयोग में करवा सकती है, ये इसका अधिकार है। लेकिन राष्ट्रीय आयोग से उच्चतम न्यायालय में करवाने के लिए अमाउंट की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, और राष्ट्रीय आयोग मूल अधिकार में आना चाहिए, मूल अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय आयोग में जो रूल लागू होते हैं वही रूल उच्चतम न्यायालय में भी लागू होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है कि ये राष्ट्रीय आयोग में भी डायरेक्ट नहीं कर सकती थी, ये यहाँ पर सीधा ये राष्ट्रीय आयोग में नहीं कर सकती थी। तो इसने सबसे पहले राज्य आयोग में करा और राज्य आयोग के फैसले से सहमत नहीं थी, इसलिए इसने राष्ट्रीय आयोग में करा और ये इसका अधिकार था, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आयोग से ये उच्चतम न्यायालय में नहीं कर सकती, क्योंकि राष्ट्रीय आयोग में तो इसने इस वजह से करा था क्योंकि वो उसके फैसले से, राज्य आयोग के फैसले से सहमत नहीं थी। अब राष्ट्रीय आयोग ने फैसला दे दिया और उससे भी सहमत नहीं है, तो ये अब आगे केस ट्रांसफर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय में करने के लिए कम अमाउंट मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर दिया और ये आपका 1 नंबर का था। ठीक है, देख सकते हैं आप 1 नंबर में भी बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो अब हमारा यह सरकार उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। ठीक है, जो सरकार है वो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के हितों के लिए प्रयासरत रहती है। यही कारण है कि सरकार द्वारा समय समय पर अनेक अधिनियम पास किए गए हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक अधिनियम पास किया गया था। यह उपभोक्ताओं को दोषयुक्त वस्तुओं, अपूर्ण सेवाओं व मेन पॉइंट है नहीं, इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। दोषयुक्त वस्तुओं, अपूर्ण सेवाओं व अनुचित व्यापार व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार उपभोक्ताओं को, अब एक बात और आई, लाभखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी जैसी असामाजिक क्रियाओं से क्या करता है? असामाजिक क्रियाओं से होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करने के भी उपाय किए गए हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, खाद्य वस्तु में मिलावट के विरुद्ध, ये भी भाई मेन पॉइंट ही लग रहा है, खाद्य वस्तुओं में मिलावट के विरुद्ध उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये हमने प्रश्न पढ़ा, मेन पॉइंट्स टिक कर लिए। तो अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। अनुच्छेद में उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा से संबंधित 3 अधिनियम, ठीक है, 3 अधिनियमों का उल्लेख किया गया है। पंक्तियां उद्धृत करते हुए उन्हें पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ में 3 बातें बताई गई हैं, 3 अधिनियमों के बारे में बताया गया है। उन 3 अधिनियमों को आपको पहचानना है और साथ में उनकी लाइन भी लिखेंगे, जिन लाइन को पढ़ने से आपको लगता है कि ये इसका अधिनियम है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमने मेन पॉइंट ठीक लगाया था, पहले उसको देखेंगे। उपभोक्ताओं को दोषयुक्त वस्तुओं, ठीक, अपूर्ण सेवाओं और अनुचित व्यापार व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना। कौन सा अधिनियम है ये? अधिनियम एक्ट कौन सा है? किसमें उपभोक्ता को अपूर्ण सेवाओं, दोषयुक्त वस्तुओं और अनुचित व्यापार व्यवहार से सुरक्षा प्रदान किया जाता है? किससे किया जाता है? तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले अगर ये बात नहीं पता है तो जितने भी अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आपको वो याद होने चाहिए। तो चलिए, तो इसका आंसर है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, 1986। क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो इस लाइन से हमें पढ़कर क्या पता चलता है, और लाइन कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से, उपभोक्ताओं को लेकर और प्रदान करता है तक। ठीक है, यहाँ तक ये पूरी लाइन लिख देंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसका आंसर क्या होगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 होगा। एक पहला हमें मिल गया। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार उपभोक्ताओं को लाभखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी असामाजिक क्रियाओं से होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करने के भी उपाय किए गए हैं। तो अब आपको ये बताना है कि इस तरीके के कौन से अधिनियम में सुरक्षा प्रदान किए जाते हैं, कौन सा अधिनियम होगा। ठीक है, जिसमें कि लाभखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये होगा आपका 1955। ठीक है, का आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है? आवश्यक वस्तु अधिनियम। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम,
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इस एक्ट में क्या किया जाता है, लाभखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी से क्या किया जाता है, उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर 2 अधिनियम ढूंढ लिए और लास्ट का अधिनियम कौन सा है हमारा, देख लेते हैं। मेन पॉइंट कहाँ से टिक लगाया हमने, यहाँ से। खाद्य वस्तुओं में मिलावट के विरुद्ध उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के प्रावधान भी दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे खाद्य वस्तुओं में मिलावट के विरुद्ध उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान, यहाँ तक लाइन लिख देंगे, प्रदान करने तक लिख देंगे। और इसको बताना है आपको कि ये कौन सा अधिनियम है। तो सीधा सा सिंपल है ये भी। कौन सा अधिनियम है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। कौन सा, खाद्य मिलावट, ठीक है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम, ठीक है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। एक्ट कौन सा है, ये तो नाम हो गया उसका, एक्ट कौन सा है, 1954, ठीक है, 1954। तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 इसका आंसर है। तो तीनों हमने अधिनियम यहाँ पर पहचान लिए और आंसर दे दिए। आपके कितने नंबर पूरे हो गए, यहाँ पर 3 नंबर हो गए। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद में चर्चित समाज को प्रदान किए गए 2 मूल्यों को पहचानिए। इस पैराग्राफ में वो कौन से 2 मूल्य हैं जिनको कि समाज को बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं दोबारा, कौन कौन से। सबसे पहली बात तो उपभोक्ता संरक्षण ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो क्या होगा, उपभोक्ता संरक्षण। सबसे पहला उपभोक्ता का संरक्षण बताया गया है इसमें पूरे पैराग्राफ में, तो उपभोक्ता संरक्षण होगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या होगा, नैतिक औचित्य होगा, नैतिक औचित्य, ठीक है, नैतिक औचित्य। ये 2 मूल्य हैं जो कि समाज को प्रेषित किए गए हैं, ठीक है। तो हमने इसका आंसर दे दिया, क्या कर दिया, दे दिया। तो हमने आपको देखा, यहाँ पर दिखाया कि कैसे पैराग्राफ पढ़ते समय मेन बातों को अंडरलाइन कर लेते हैं, ताकि आंसर ढूंढते समय दोबारा कन्फ्यूजन ना हो और जल्दी आंसर मिल जाए, जिससे कि हमारा समय भी बचे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर पूरे प्रश्न के आंसर दे दिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं और एक प्रश्न और कर लेते हैं, जिसमें कि अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट रह गया होगा तो वो पूरा उसमें क्लियर हो जाएगा। सुरेखा 12वीं वाणिज्य की छात्रा है। उसने कक्षा में अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को ध्यान से सुना और समझा। अध्यापिका ने बताया कि आज उपभोक्ता को अनेक अधिकार प्राप्त हैं। यदि क्रय की गई वस्तु से उसके स्वास्थ्य अथवा संपत्ति को हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम उपभोक्ताओं से भी कुछ अपेक्षाएं रखता है कि वह भी क्रय करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। संक्षेप में अधिनियम में दिए गए प्रावधान उपभोक्ता की रक्षा तभी कर सकते हैं जबकि उसने कुछ आधारभूत बातों पर ध्यान दिया हो, ठीक है। ये सारी बातें सुरेखा को इसकी टीचर बता रही हैं। अब आगे की बात यहाँ से है। यह पाठ पढ़ने के अगले ही दिन सुरेखा ने भारतीय अप्लायंस से ISI मार्क हीटर खरीदा। उसने हीटर का नकद भुगतान किया लेकिन दुकानदार से कैश मेमो नहीं ली। मेन बात आई क्या है, कैश मेमो इसने क्या की, कैश मेमो नहीं ली, ठीक है। जैसा कि 12वां चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जब भी दुकान से कोई सामान खरीदे तो उसका कैश मेमो लेना ना भूलें। हीटर का प्रयोग करते समय उसने पाया कि वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है इसका, आगे का पैराग्राफ। उसने तुरंत दुकानदार से संपर्क करके अपनी समस्या बताई। दुकानदार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि यह माल उसकी दुकान से नहीं खरीदा गया है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया और अब हम इसको क्या करते हैं, इसके प्रश्न को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, उपरोक्त परिचर्चा में बताए गए उपभोक्ता के अधिकार एवं उत्तरदायित्व को पहचानिए व समझाइए, ठीक है। तो हमें उपभोक्ता के अधिकार और उत्तरदायित्व को पहचानना है और समझाना है, ठीक है। तो चलिए पीछे पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पर हमने एक ही मार्क कर रखा है, मतलब एक ही मेन पॉइंट मार्क किया हुआ है, जबकि इसमें और भी हैं, कोई बात नहीं, वो तो हम दोबारा से पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से अध्यापिका ने बताया था ना उसे अनेक अधिकार प्राप्त है। संपत्ति को हानि होती है तो उसका क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, ठीक है। दूसरा, इसके अतिरिक्त यह अधिनियम उपभोक्ताओं से अपेक्षाएं रखता है कि वह समय तभी
संक्षेप में अधिनियम में प्रावधान उपभोक्ता की तभी रक्षा कर सकते हैं। उपभोक्ता की रक्षा ये रहा, ठीक है। क्या ये सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता की सुरक्षा की बात की जा रही है ना यहाँ, तो ये पहला मिल गया आपका सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। अधिकार और उत्तरदायित्व बताने हैं ना, तो हम ये अधिकार बता रहे हैं। क्या ये अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, उपभोक्ता के सुरक्षा का अधिकार याद होने चाहिए, और उसके अलावा उत्तरदायित्व भी उसके याद होने चाहिए। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि 100% पेपर में आना ही आना है। तो चलिए, पहला हमें मिल गया, क्या मिल गया, उपभोक्ता की रक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं कि और आगे क्या है। अब एक ढूंढ लिया हमने उपभोक्ता की सुरक्षा का अधिकार, अब हम उत्तरदायित्व ढूंढ लेते हैं। तो उत्तरदायित्व में क्या हुआ कि इसने कैश मेमो नहीं लिया। उत्तरदायित्व तो यही है ना उसका कि जब उसने सामान खरीदा तो उसकी रिसिप्ट ले ले, कैश मेमो ले ले। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया उत्तरदायित्व में। मैं लिख के बता देता हूँ आपको एक बार, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने क्या ढूंढा, हमने अधिकार ढूंढा, ठीक। अधिकार में क्या आया था, सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, सुरक्षा का अधिकार। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, उत्तरदायित्व, ठीक है, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व में क्या है, क्या नहीं लिया इसने, कैश मेमो नहीं ली इसने, ठीक है। तो कैश मेमो नहीं लिया इसने, कैश मेमो, ठीक है। कैश मेमो वो गारंटी वारंटी कार्ड साथ में और आता है ना, प्राप्त करना ना भूलें, ठीक है। कैश मेमो गारंटी वारंटी कार्ड लेना ना भूलें। तो ये हमने अधिकार और उत्तरदायित्व ढूंढ लिए पहले प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पहचाने गए अधिकार या उत्तरदायित्व के अतिरिक्त एक एक अधिकार और उत्तरदायित्व लिखिए, ठीक है। अब इसके अलावा एक एक और, जो ऊपर हमने एक एक ढूंढा, उनके अलावा एक एक और आपको लिखना है, ठीक है। तो एक एक और आप कौन सा लिख सकते हैं, अधिकार में क्या लिख सकते हैं, सूचना प्राप्ति का अधिकार, क्या कर सकते हैं, सूचना प्राप्ति का अधिकार लिख सकते हैं। और उत्तरदायित्व में क्या लिख सकते हैं, जल्दबाजी से क्रय ना करें, ठीक है, जल्दबाजी से क्रय ना करें। तो ये हमने एक उत्तरदायित्व और एक अधिकार लिख दिए उसके अलावा। तो अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तीसरा प्रश्न, क्या सुरेखा दुकानदार की शिकायत कर सकती है, ठीक है। क्या जो सुरेखा है वो दुकानदार की शिकायत कर सकती है, यहाँ पर आपका आंसर होगा नहीं। सुरेखा दुकानदार के शिकायत नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ठीक है, प्रूफ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो कैश मेमो लेना भूल गई थी। अगर वो कर भी देती अभी, तो वो प्रूफ कैसे करेगी कि वो सामान उसने उसकी दुकान से ही खरीदा था, क्योंकि कैश मेमो लेना तो वो भूल गई थी, और बिना कैश मेमो को वो साबित नहीं कर पाएगी कि उसने वो सामान उसकी दुकान से ही खरीदा था। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सुरेखा दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो कैश मेमो लेना भूल चुकी है। तो गलती इसमें सुरेखा की ही है। तो यहाँ पर सुरेखा दुकानदार की शिकायत नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर यह आपका क्या हुआ, सॉल्व हो गया। प्रश्न 5 नंबर का था, जो कि पूरा पूरा सॉल्व हमने आपको करवा दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अच्छे समझ में आई, आपने ध्यान दिया होगा कि प्रश्न को पढ़ते समय हम कैसे मार्क करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं, और कैसे आंसर को ढूंढते हैं, जिससे हमारा टाइम बचता है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि आपको उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जितने केस स्टडी क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। बल्कि मैंने 4 का प्रश्न ही करवाए हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमें याद करना ज़रूरी है। तो चलिए, मैं आपको, जैसा कि मैंने लास्ट में कहा था, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट बात, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए एक बार आप लिख लीजिए। मैं एक बार बुक खोलता हूँ, बुक में देख लेता हूँ कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, जो कि पेपर में 100% आते ही आते हैं। तो चलिए आप पेपर निकाल लीजिए, जब तक मैं देखता हूँ। ये बुक खोला, बुक में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, हाँ, उपभोक्ताओं को वैधानिक संरक्षण, ठीक है। मतलब कि जितने अधिनियम हैं, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में करवाया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको याद होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद अनुबंध अधिनियम 1982,
वस्तु बिक्री अधिनियम 1930, ठीक है। बहुत सारी अधिनियम है, उनको आपको एक एक बार पढ़ लेना है, और 1986 वाले को तो 100% याद करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका शिकायत दर्ज कराने के आधार, ठीक। किन किन आधार पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज करवा सकता है? जैसे अनुचित व्यापार व्यवहार है ना, दोषयुक्त वस्तुएं, सेवाओं में कमी हो गई हो, अधिक कीमत ले रहा हो, ठीक है, तो इन सब के आधार पर शिकायत दर्ज करवाया जा सकता है। तो अब इसके बाद आता है आपका मेन पॉइंट जो है कि वो है उपभोक्ता का अर्थ, ठीक है। उपभोक्ता की डेफिनेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उपभोक्ता की डेफिनेशन 100% पेपर में आएगा ये, ठीक है, और केस स्टडी में ही आएगा, ठीक है। तो ये उपभोक्ता का क्या करें, डेफिनेशन बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, तो उपभोक्ता की डेफिनेशन याद कर लें। उसके बाद आता है आपका 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र, ठीक है। 3 टायर जजियल मशीनरी, जो अभी पीछे हमने पढ़े थे ना, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग और जिला फोरम, और क्या था लास्ट में, क्या था, सुप्रीम कोर्ट। तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। इनमें मेन अमाउंट होता है कि कितना अमाउंट है, तो कौन से में हम शिकायत दर्ज करेंगे, ठीक है, यही है इसमें। तो आप इनको भी याद कर लें, 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र। उसके बाद अब आगे चलते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है आपका उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत। जब उपभोक्ता शिकायत दर्ज करवा देता है तो उसके बाद उसको किन किन चीज़ों की राहत मिलती है? जैसे कि दोषों को दूर करना, जो भी कमी थी उसको दूर कर दिया जाता है, वस्तुओं को बदल दिया जाता है, ठीक है, कीमत वापस मिल सकती है, क्षतिपूर्ति का भुगतान हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी हैं, ज़्यादा नहीं है, फिर भी 8-9 ही हैं, आपको ये याद होने चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका उपभोक्ताओं के अधिकार। उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या हैं? सुरक्षा का अधिकार है, जैसे सूचना प्राप्ति का है, चुनने का है, ठीक है, सुनवाई का है, ठीक है, शिक्षा का है, 8 हैं ऐसे ही, तो आपको 8 याद होने चाहिए। इसके बाद आता है आपका उपभोक्ता के उत्तरदायित्व, जैसे कि जल्दबाजी में करें ना करें, ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए शिकायत करें, ठीक है, क्वालिटी के प्रति सचेत रहें। तो ऐसे ही आपके 6-7 हैं जो कि उत्तरदायित्व हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। और इसके बाद आपका लास्ट आता है कि जो उपभोक्ता संरक्षण उपाय तो हमने देख लिए। साधन, उपभोक्ता संरक्षण के साधन क्या क्या हैं, ठीक है। कुछ होती हैं जैसे व्यवसाय द्वारा स्वतः व्यवस्थित होना, खुद ही व्यवसायों ने क्या कर रखा होता है, अपना कस्टमर केयर ओपन करके रखा होता है, ठीक है। अगर आप जैसे सिम आपने देखी होगी, एयरटेल, जियो की, इन सब के क्या है, कस्टमर केयर हैं। कोई भी परेशानी आती हो तो फटाफट आप कॉल करते हैं और उनसे अपनी समस्या बताते हैं और सॉल्व हो जाता है। उसी तरह कंपनियां क्या करती हैं, अपने ग्राहकों की असुविधा को दूर करने के लिए कस्टमर केयर सर्विस जारी करती हैं, ठीक है। तो ये आपको उपभोक्ता संरक्षण के साधन याद कर लेने हैं, ठीक। और लास्ट है आपके एनजीओ, ठीक है। एनजीओ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है। बस इस चैप्टर के इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपके लिए यूज़फुल बातें हुई होंगी और आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी केस स्टडी यहीं पर, केस स्टडी की जो सीरीज़ थी वहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही है, नहीं आ रही, जो भी बात है, सजेशन से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।